हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर के साथ में आप देखेंगे कि आपको ये कितना अच्छे से समझ आया है और चैप्टर बहुत और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। क्या कहता है? एक सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक की पीएच मोर देन 7 होती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे मोर देन 7 कौन है? 1, 4, 5 एंड 10। आंसर इज डी, 10। यहां पे लिखेंगे इसका रेड लिटमस कन्वर्ट या टर्न्स इनटू ब्लू, so it is basic solution. So it is basic solution. कैसा है? बेस है, बेस का सॉल्यूशन है and its basic solution has pH more than 7. कितना रखता है? more than 7. So answer is D. आंसर क्या होगा आपका? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल। ठीक है, अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है उसको उसके साथ में किसी सॉल्यूशन ने रिएक्ट किया जो गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और उससे एक गैस बनी जो क्या कर रहा है? लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। तो वो सॉल्यूशन क्या है? मीन्स जिसमें आपने एग सेल को डाला वो क्या है? क्या क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? आपके पास एक सॉल्यूशन है जो आपको मालूम नहीं है, उसमें आपने क्या डाला? क्रश्ड एग सेल। क्रश्ड एग सेल क्या होता है? किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इससे क्या बनी? एक गैस बनी। इस गैस को किस में पास किया? पास इनटू लाइम वाटर। और लाइम वाटर में जब पास किया तो इट टर्न्स मिल्की। आपको मालूम होना चाहिए यहां पर कि लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है, तो आपको बताना है ये सॉल्यूशन क्या होगा। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। किससे रिएक्ट करेगा? ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सी गैस देगा? CO2, जो कि लाइम वाटर में पास होगा और उसे मिल्की कर देगा। और लॉन्ग टाइम तक अगर आप पास करोगे तो वो मिल्कीनेस समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पर? सॉल्यूशन कौन होगा? HCl है ना। यहाँ पे कौन सा दे रखा है आपको? NaCl? नो, NaCl इज सॉल्ट। एसिडिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। HCl यस, LiCl सॉल्ट, KCl सॉल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? HCl। बट हम रिएक्शन लिखेंगे। HCl का सॉल्यूशन है, इट मीन्स क्या होगा? एक्वस। ये किससे रिएक्शन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एग सेल, जो कि कैसा है? सॉलिड स्टेट में। और ये इससे जब रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस देगा यहाँ पर? CO2 गैस देगा। और क्या बनाता है ये इसके साथ रिएक्ट करके? CaCl2H2O एंड CO2। क्या बनाता है ये? CaCl2 सॉल्यूशन होगा और क्या बनाएगा? H2O। और क्या बनाएगा? CO2। CO2 क्या है? गैस। मीन्स हमारा ये आंसर हो गया। अब इस CO2 आपने किस में पास किया? लाइम वाटर में, चूने के पानी में। इट इज लाइम वाटर। आपको मालूम होना चाहिए लाइम वाटर का फॉर्मूला। जब आप इसको इसमें पास करते हो
तो वापस से ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आप इसको इस तरीके से एरो को बनाएंगे और साथ में क्या देगा ये HCl, साथ में क्या देगा ये HCl। HCl नो, HCl कैसे दे सकता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या देगा ये वाटर, क्या बनाएगा ये वाटर। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी है ना, यस, आंसर ऑप्शन नंबर बी HCl। आपसे ये पूछा था क्या है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 10 ml of HCl, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। HCl, HC1 नहीं है, HCl। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, जैसा कि पहला बना हुआ है, required to neutralize it will be। आपने क्या किया, पहले यहाँ पर NaOH का सोल्यूशन लिया, कितना लिया आपने 8 ml, नहीं सॉरी 10 ml, 10 ml क्या लिया है NaOH, 10 ml NaOH है, यहाँ पे 10 ml NaOH है। आपने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, पहले इसमें फिनोफ्थलीन की एक ड्रॉप डालेंगे, 2 ड्रॉप, और उसे अच्छे से शेक करेंगे, पिंक कलर हो जाएगा। अब आप उसमें धीरे धीरे क्या डाल रहे हैं, मेजर किया हुआ HCl, कितना डाला आपने 8 ml, क्या डाला आपने HCl, तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो इट मीन्स इट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज है ना, इसमें ऐड कर दिया आपने। और अब आपने क्या लिया, इसका 20 ml लिया, तो बताइए कि कितना होगा, तो कितनी आसान सी बात है, 8 ml सॉरी 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज बाय कितने ml से न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज बाय 8 ml HCl। आपसे कितना पूछा है 20 ml, तो 1 ml NaOH न्यूट्रलाइज बाय 8/10 ml HCl। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ml NaOH न्यूट्रलाइज बाय 8/10 इंटू 20, 0 to 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 16 ml HCl। इसका आंसर होगा 16, आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? अगर मुझे indigestion हो गया, मतलब खाना नहीं पच रहा है, तो मैं यहाँ पर कौन सी मेडिसिन लूंगी, खाना नहीं पच रहा है मीन्स HCl, एसिडिक हो गया है, ज्यादा हमारा स्टमक एसिडिक हो गया है, पेट दर्द होने लगेगा, और हमें क्या लेना होगा, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो क्या लेना होगा हमें, एंटासिड। एंटासिड मीन्स एसिड ज्यादा हो गया हमारे पेट में, इसलिए इंडाइजेशन हो रहा है, और इंडाइजेशन को दूर करने के लिए, उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटासिड टैबलेट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडाइजेशन मीन्स, इंडाइजेशन मीन्स क्या मतलब है, more acidic, more acid in stomach, more acid in stomach। So to neutralize this acidic solution, to neutralize acidic solution we take
एंटासिड टैबलेट, ये पता होना चाहिए, जिसका कॉमनली हम यूज करते हैं डाइजीन, ठीक है। एंटासिड टैबलेट कौन से यूज करते हैं हम? डाइजीन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। देखिए ये 4 आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको हर एक के लिए इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट ए के लिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट ए क्या कह रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। आपको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और देन उसके बाद में हम इसके सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे। आपको क्या दिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में क्या दिया आपको? जिंक, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बनाता है। जिंक ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और तो क्या देता है ये? जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट का देता है सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन देता है गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इस इक्वेशन को आप सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे विद बैलेंस्ड। तो आपके पास में कौन है? H2SO4। डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट, एक्वस तो होगा ही होगा। जिंक इट इज सॉलिड, ग्रेन्यूल्स है। क्या बना रहा है ये? ZnSO4 इट इज AQ, एक्वस होगा ये। और साथ में क्या दे रहा है? H2 गैस। गैस को कैसे बनाते हैं? अपवर्ड एरो से। बैलेंस देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पे भी कितना है? 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, जिंक 1। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे बैलेंस कर लेते। नाउ बी इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो यहां पर बी क्या होगा? बी क्या दिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा लिख देने से क्या होता है कि हमें आसानी से इक्वेशन लिखने में मदद मिलती है। मैग्नीशियम रिबन, रिबन है मीन्स सॉलिड है, मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए, एसिड अगेन मेटल से रिएक्ट करेगा, और एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या देगा? MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देगा ये? मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। नाउ इसी को हम सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट यानी AQ, मैग्नीशियम रिबन है इट मीन सॉलिड है। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और SO4 तो नहीं बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? क्लोराइड, MgCl2, और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। बट यहां भी हमने लिखा नहीं, AQ और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। और गैस के लिए अपवर्ड एरो, यहां लिखते हैं हम क्लोराइड। नाउ देखिए, अब आपके पास में क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, Cl यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ? 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन अब कितना हो गया? यहाँ 2, और यहाँ पे भी कितना हो गया? 2। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कितने आसान है ये, बट अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। अगेन देखिए,
क्या आ रहा है यहाँ पे, एसिड और साथ में मेटल। एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा उसी का सॉल्ट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, सारे यही रिएक्शन है, एसिड दे रखा है और मेटल के साथ रिएक्शन है, तो मीन्स आपका जो भी एसिड दे रखा होगा उसी से रिस्पेक्ट का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे यहाँ एसिड सल्फेट है तो क्या बना, सॉल्ट भी सल्फेट का बना। यहाँ पे देखिए क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मैग्नीशियम का क्या बना, क्लोराइड। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है तो एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। सी क्या कह रहा है, सी आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कौन है, एल्यूमिनियम मेटल, और ये क्या देगा यहाँ पे, इसी का सॉल्ट यानी एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। बनाएंगे इसकी इक्वेशन और करेंगे उसे बैलेंस। यहाँ पे देखिए ये H2SO4 और एल्यूमिनियम, H2SO4 क्या है यहाँ पे, एक्वस। नाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, क्या देता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज और सल्फेट पर -2 चार्ज, इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट अगेन AQ और साथ में हाइड्रोजन गैस, इट इज अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ हियर एल्यूमिनियम इज 1, इधर 2, तो यहाँ पे कर दिया 2, इधर SO4 कितना है 3, इधर कितना है 1, तो हियर 3। नाउ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, वहां कितना है 2, तो ये कर दिया मैंने 3। नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। आपके पास ये कौन सी रिएक्शन आ गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या आ गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर D। डी क्या कहता है ये देखिए पीछे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, अगेन आयरन इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, मैग्नीशियम इज मेटल, जिंक इज मेटल, और सब में एसिड से रिएक्शन हो रही है तो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद Fe, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन। नाउ क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आपको मालूम होना चाहिए Fe+2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। Fe अगर +2 होता है तो उसको फेरस और +3 होता है तो उसे फेरिक बोलते हैं। यहाँ कहीं लिख देंगे, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर और फिर उसे बैलेंस भी करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, AQ हो गया, आयरन फिलिंग्स यानी Fe, क्या बनाएगा यहाँ पे, Fe की हियर Fe इज सॉलिड, क्या बनाएगा ये FeCl2, again it is AQ. Here Fe is in +2 state, so it is ferrous chloride, और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, अपवर्ड डायरेक्शन। अगेन यहाँ पे Fe1, Cl is 1, here Cl is 2, so we multiply with 2, hydrogen is 2 and here again hydrogen is 2. No, now it is balanced chemical equation. It is balanced chemical equation. और बहुत ही कॉमन सी बात बताते हैं आपको, Fe अगर +2 स्टेट में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, और +3 स्टेट में होता है तो इसे क्या बोलते हैं। When Fe +2
तो इसे क्या बोला जाएगा? Fe+2, इसे बोला जाएगा फेरस, फेरस। और Fe इज इन +3 स्टेट, इट इज फेरिक। तो यहाँ पे Fe+2 में, इसलिए फेरस क्लोराइड है। और FeCl3 हो जाता तो यहाँ पे क्या कर देते? फेरिक क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या कॉमन सी बात आई? यहाँ पर क्या कॉमन सी बात आई है? क्या कॉमन सी बात आ गई? मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। मेटल किससे रिएक्ट करता है? एसिड से। और क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटल कोई भी हो, ठीक है, जिंक इज मेटल, मैग्नीशियम इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल एंड Fe इज ऑल्सो मेटल। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहते हैं? कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contains hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. बहुत तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वो, उसके पास एसिड नहीं है, हम उसे एसिड नहीं कहते हैं, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। और आप इसे एक्टिविटी से कैसे प्रूव करने वाले हो? देखिए, जब हम इसकी एक्टिविटी कराते हैं तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी? आपको कुछ सामान चाहिए और उस सामान के बाद में हम इसे सेटअप करेंगे और उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या मटेरियल चाहिए? यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। आंसर देखिए, आपको एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे वो देखिए। आपको चाहिए बीकर। सबसे पहले क्या चाहिए सॉल्यूशन रखने के लिए? बीकर। नंबर कितना आएगा? 3। 3 बीकर चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 3 बीकर। नाउ बीकर के बाद में आपको चाहिए सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन चाहिए? आपको 3 सॉल्यूशन चाहिए। एक HCl का चाहिए, एक ग्लूकोज का चाहिए और एक आपको अल्कोहल का सॉल्यूशन चाहिए। HCl सॉल्यूशन, ठीक है, और अल्कोहल का सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन को ऐसे ही लिखेंगे। और क्या चाहिए आपको? ग्लूकोज का सॉल्यूशन, क्योंकि इन्हें ही हमें प्रूव करना है इसलिए। थर्ड नंबर पे चाहिए होगी हमें बैटरी। बैटरी इज ग्रुप ऑफ सेल। कितनी चाहिए बैटरी? 3। एक HCl के लिए, एक अल्कोहल के लिए और एक ग्लूकोज के लिए। फिर चाहिए आपको रबर स्टॉपर, जिसमें आप नेल्स को घुसा सकें। ये भी कितना चाहिए? 3। फिर चाहिए आयरन नेल। ये कितना होगा? तीनों में चाहिए 2-2, तो 3 × 2 6। और कनेक्शन के लिए वायर चाहिए, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। और क्या चाहिए आपको? स्विच। और जो चाहिए होगा वो हम देख लेंगे यहाँ पर कि कुछ और तो नहीं चाहिए। एक बल्ब चाहिए होगा हमें। क्या चाहिए होगा? बल्ब। इसका भी नंबर कितना आएगा? 3। 3 नंबर आएंगे। ये सब चीजें हमें यहाँ चाहिए। अब हम इसको सेटअप करेंगे। इसका apparatus सेटअप। apparatus सेटअप में क्या करोगे आप? सबसे पहले लेंगे बीकर। एक बीकर लिया, उस पे लगाएंगे स्टॉपर। एक बीकर,
यहाँ पे दूसरा बीकर, यहाँ पर तीसरा बीकर। और इसमें लगा देंगे हम रबर का स्टॉपर। ये सबसे लास्ट में यहाँ पर एक रबर का स्टॉपर लगा देंगे। ये हमने यहाँ रबर का स्टॉपर लगा दिया। इसके ऊपर लगा देंगे हम आयरन के नेल। ये दो कील है, यहाँ पर डाल दी। ये दो कील यहाँ पर हमने ये कील डाल दी। यहाँ पर भी दो कील, ये कील हमने डाल दी। ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, एक इसमें अलग अलग सोल्यूशन हम फिल करेंगे। फर्स्ट के अंदर फिल कर देंगे HCl सोल्यूशन। यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, HCl। इसमें क्या डाल देंगे हम, HCl सोल्यूशन। इसमें क्या डाल देंगे हम, अल्कोहल का सोल्यूशन। और इसमें हम क्या डाल देंगे, ग्लूकोज का सोल्यूशन। ओके। अब इन वायर्स को हम अटैच करेंगे। इस वायर को लिया, यहां से एक वायर बांध दिया इस नेल से, और यहां से वायर के अंदर एक साइड में क्या लगा दी, बैटरी। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और इसके पास लगा दिया बल्ब, और इसके पास लगा दिया स्विच, और इसको जोड़ दिया दूसरे से। ठीक है। ये क्या हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी। ये क्या हो गया, यहाँ पे बल्ब, और ये स्विच। सभी में कुछ ऐसा ही कनेक्शन करेंगे हम। यहाँ पे लिया 6 वोल्ट की बैटरी, यानी 3 सेल। आप जो घरों में छोटे बच्चों के खिलौनों में जो यूज में लेते हैं, वो उसके 3 सेल ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी ये बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की। ग्रुप ऑफ सेल को ही हम क्या बोल देते हैं, बैटरी। यहाँ पे भी हमने 6 वोल्ट की बैटरी लिया, ये लिया हमने बल्ब, और इसको जोड़ दिया स्विच से, और यहां लगा दिया। ओके। अब हम देखते हैं, ये पूरा सेटअप हो गया। इतना डालने के बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा। और इन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास एल्कोहल, इनमें हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। दूसरा, इसका एक और भी हो सकता है तरीका, कि जब आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं इसके अंदर, या मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं इसमें अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर, तो ये इनका कलर चेंज नहीं होता, सो दे आर न्यूट्रल इन सॉल्यूशन। ओके। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ऑपरेटर्स को, बल्ब विल नॉट ग्लो, और लिख देंगे बल्ब विल ग्लो। So it proves it has free ions for movement of current. Now bulb will not glow, दोनों में bulb will not glow. So they has less amount of ions in their solution.
Okay. Okay, it decide that alcohol and glucose also contains hydrogen but not categorized as acid. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? यानी ये कहता है कि डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जबकि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा. आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जब बारिश का सीजन होता है या बारिश आ रही होती है तो इलेक्ट्रिक पोल के अंदर करंट होता है, इस वजह से करंट ना लगे तो इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है. ये इसका रीजन भी यही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन? रेन वाटर, और डिस्टिल वाटर नहीं करता. तो हमें ये पता होना चाहिए क्यों नहीं करता. क्यों नहीं करता? तो आपको आंसर लिखना है. इन डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी occurs due to flow of current, due to flow of electrons or due to flow of ions, है ना. यहाँ पे कौन होएगा? आयंस. डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं है, इसलिए वो कोई फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का. इन डिस्टिल वाटर no ionic compound is present in it. No ionic compound present in it. So no ions present. To flow electricity. Whereas in rainwater, some salts and gases like CO2, SO2 dissolve in it and form ions. These ions are responsible for flow of electricity. ओके, एक एग्जांपल, वाटर. ये कौन सा वाटर है? रेनी वाटर, है ना. ये किससे रिएक्ट कर रहा है? CO2 से. ये कहां से आया? फ्रॉम एयर. क्या बना देगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और का एक्वस सॉल्यूशन. It is present H plus and CO3 responsible for current. करंट कह दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, एक ही बात है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? कि अगर HCl है, नॉर्मली हम HCl गैस ले लें तो वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने पे करता है. एसिडिक एसिड है, वो एसिडिक नेचर अपना शो नहीं करता, लेकिन अगर उसको ड्राई कर दिया, उसको एक्वस यानी पानी में घोल दिया जाए तो ये क्या करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा. क्यों करता है ऐसा? बिकॉज एसिड को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और आयंस में कन्वर्ट होकर के क्या देता है? H प्लस आयंस, और H प्लस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड. जबकि अगर ये सिंपल एसिड के फॉर्म में रहे
तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो टूटेगा ही नहीं, इसलिए वो फ्री H+ आयन नहीं देगा, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। देखेंगे इन aqueous solution of acid, aqueous solution of acid, H+ ions are present. These H+ ions are responsible for acidic nature. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं H2SO4 लूं और AQ ले लूं, AQ का मतलब होता है मैंने इसमें पानी डाल दिया, और ये कैसे रहेगा 2H+ और SO4-2. It is responsible for acidic behavior. Responsible for acidic behavior. अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ, whereas in acid strong ionic bond is present. Strong ionic bond is present. So there is no free H+ ions. Free H+ ions. So they do not show acidic behavior. Acidic behavior. ओके, कितना आसान सा क्वेश्चन, जैसे H+ और Cl-, इनके बीच में कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए H+ देगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि पानी में क्या दे रहा है, H+ आयन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. आंसर नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पर देखो एक जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हम स्केल बनाते हैं पीएच का, और ये पीएच का स्केल जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 14। पीएच कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 to 14। तो ये यहाँ पे पीएच 0, इस पे क्या हो गया, ये पीएच, पी छोटा होता है, एच बड़ा, पीएच कितना हो गया यहाँ पर 7। पीएच 7 का मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, H+ आयन कितना होता है इसके पास, 10⁻⁻7। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कितनी हुई, 10⁻⁻7। अब यहाँ देखिए पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई pH 1, कितनी, ये pH हो गया यहाँ पर 1,
और यहाँ पे pH कितना हो गया 14, pH कितना हो गया 14, 14 का मतलब 10 टू पावर माइनस 14, ये क्या हो गई इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिए कितनी हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है आपको 10 टू पावर माइनस 1, और यहाँ पे नीचे लिख दिया, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 10 टू पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी हो गई 10 टू पावर माइनस 7। यहाँ 7 होता है तो यहाँ पे क्या होता है -7, ये ध्यान रखना। इधर से इधर की तरफ जाते हैं, यानी ये कौन सा साइड है लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड होता है राइट साइड। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देखिए क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट pH बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं, मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आप देखिए क्या चेंज हो रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है, pH क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम इंक्रीज लिख देती हूँ और साइन भी लिख देते हैं, pH इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को कैसे लिखते हैं, ऐसे अपवर्ड एरो से लिखते हैं। और यहाँ देखिए एक स्पेशल बात, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -1, -7, -14, और माइनस में कोई चीज बढ़ती है तो वो कम होती है ना, माइनस में कोई चीज बढ़ रही है तो वो क्या हो रही है कम। यानी यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगा यहाँ पर pH क्या हो गया इंक्रीज, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई यहाँ पर डिक्रीज, H+ कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई डिक्रीज, और डिक्रीज को कैसे लिखते हैं डाउनवर्ड एरो से। डिक्रीज को आप कैसे लिखोगे डाउनवर्ड एरो, मीन्स 1 से लेके 7 तक 14 pH इंक्रीज हो रहा है। ये कैसा हो रहा है यहाँ पे एसिडिक नेचर, इधर क्या है ये एसिडिक, यहां लिख देती हूं एसिडिक नेचर, इधर जाएंगे तो एसिडिक, 7 के लेफ्ट में जाएंगे तो एसिडिक, और 7 के राइट में जाएंगे तो क्या होगा एल्कलाइन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन या अल्कलाइन नेचर एक जैसा ही लिख लेते हैं, यहाँ पे भी सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिख दिया। अब पीछे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे pH कितना है 7 है ना, यहाँ लिख देती हूँ pH कितना हो गया यहाँ पे 7। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कितना है यहाँ पे 4, 1, 11, 7, 9, तो कितना हो गया 7 से ज्यादा 11। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब 1 सबसे कम, वीक एसिडिक इट मीन्स 4, वीकली अल्कलाइन मतलब 9। आपके पास 7, 11, 1, 4, 9 है। आगे देखते हैं हम, एक तो हमने मेंशन कर ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पर थिक कर लेते हैं है ना, और कलर ले लेते हैं, यहाँ पर येलो नहीं आया, येलो ले लेते हैं। ये देखिए ये हो गया यहाँ पर 1 pH 1 है ना, क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो बनाएंगे pH 1। उसके बाद कौन है pH कितना है 4, pH 4 कहाँ आएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया pH 4। नाउ pH कितना है 7, pH 7, ये रहा pH 7, ये रहा pH 7, देन कितना है pH 9, ये रहा pH 9, और देन क्या है pH 11, हियर इट इज pH 11 है ना। अलग पेन से लिख देते हैं, रेड पेन से नीचे जो जो यहां पर गिवन है 1, pH कितना है 1, pH कितना है 4, pH कितना है 7, pH कितना है 9, और pH कितना है 11। ये pH की वैल्यू है। अब आप खुद ही देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब इसने देखिए क्या पूछा है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? सबसे कम किसकी होगी? 11 की, है ना, क्योंकि इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी हो गई? ये 11 की। तो मैं आंसर यहां पर पीछे लिखेंगे। आंसर क्या आएगा? सबसे पहले pH 11। सबसे पहले क्या आएगा? pH 11। pH 11 का मतलब स्ट्रांगली अल्कलाइन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रांगली अल्कलाइन। फिर pH किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। pH 11 की तो क्या हो गया? स्ट्रांगली अल्कलाइन। हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑर्डर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑर्डर है। इसके बाद देखिए क्या आएगा नेक्स्ट। देखो pH 11 के बाद कौन आ रहा है? pH 9। फिर क्या आएगा? pH 9। 9 का मतलब क्या है यहाँ पे? 9 का मतलब है यहाँ पे वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन होता है बेसिक नेचर। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। नाउ देन pH 7। pH 7 क्या हो गया? न्यूट्रल। नाउ pH 7 के बाद कौन आएगा? इसके बाद किसकी होगी? pH 4। pH 4, 4 का मतलब वीकली एसिडिक। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी होगी? 1 की, यानी स्ट्रांगली एसिडिक। इट इज आंसर। और इससे आगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? यानी आपको क्या दिया है? टेस्ट ट्यूब दी है, और टेस्ट ट्यूब कैसी होती है ये यहां पर देखिए। यहां मैं डायग्राम बनाती हूं और इसका एक्सप्लेनेशन उधर देंगे। इधर करेंगे डायग्राम और यहां पे करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, देखिए यहां पे क्या टेस्ट ट्यूब लिया। कितनी टेस्ट ट्यूब है मेरे पास? 2। ये टेस्ट ट्यूब ए। अगर आपने ना देख रखा हो टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आते हैं वीडियोस, तो आप उन पे भी देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बता रखा है वहां पर कि क्या होती है। इट इज टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में ही आपने क्या डाल दिया? एक रिबन डाल दिया। किसका रिबन डाल दिया? मैग्नीशियम का रिबन डाल दिया। मैग्नीशियम कैसा होता है? ग्रे कलर का। मेटल ज्यादातर जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। ये मैग्नीशियम का रिबन डाल दिया। इसको फिल कर देते हैं कलर को। यहां पर कलर फिल कर दिया मैंने, मैग्नीशियम का कलर है ये। ओके, ये मैग्नीशियम रिबन हो गया। Mg, मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम का रिबन है, Mg रिबन। मेटल की एक स्ट्रिप, उसी को रिबन की तरह, यानी पतला और लंबा। अब इसने क्या किया? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या डाल दिया? HCl। टेस्ट ट्यूब ए में क्या डाल दिया इन्होंने? HCl। ये रहा यहां पर HCl। जैसे ही इसने HCl डाला,
वैसे ही इसमें से आवाज आएगी फिस, ऐसे, है ना, यहाँ लिखा भी है एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर, मतलब ऐसे बुलबुले जैसी गैस बाहर निकलेगी, किसमें ज्यादा निकलेगी, और यहाँ आपने डाल दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका होता है, अपने घर में भी यूज करते हैं। अब देखिए ये पूछता है कि किस में विग्रसली होगा। अब यहाँ HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर H प्लस आयन, मोर H प्लस आयन मीन्स मैग्नीशियम क्या को ये क्या करेगा, फटाक से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, H2 गैस, मीन्स HCl को इजीली रिड्यूस कर देगा। यहां पर क्या हो गया, लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, HCl इज strong acid, so it gives more H plus ion, and magnesium ribbon easily react it and produce H2 gas. More vigorously, रिएक्शन लिखते मैग्नीशियम, HCl, MgCl2 और H2। इसी की वजह से फिजिंग की आवाज आती है, फिस ऐसे करके आवाज आती है, बुलबुलों के साथ में निकलते हैं। जबकि बात कहाँ चल रही थी, वेयर इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये, वेयर एज एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। अब जिसके पास H प्लस ही कम है, लेस अमाउंट ऑफ H plus ions, so magnesium slowly react with H plus ions and does not produce ऐसे does not तो नहीं लिखते, slowly produce hydrogen ions and slowly produce हाइड्रोजन गैस। ये क्या होगा, विग्रसली, यहां पे क्या आएगा, विग्रसली, तेजी के साथ में, और यहां पे क्या आएगा, स्लोली। यही क्वेश्चन पूछा है, बस आंसर मेन ध्यान रखेंगे, वीक एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर H प्लस आयन और मोर विग्रसली प्रोड्यूस, स्लोली होगा क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया, मिल्क की pH कितनी होती है, 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। दूध से दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो pH चेंज हो जाती है, तो यही पूछा है क्यों चेंज हो जाती है ना। दही कहते हैं ना, दही खट्टा होता है, लेकिन दूध के लिए नहीं बोलते दूध खट्टा होता है। खट्टा होता है मीन्स pH क्या है उसकी, कम है, और pH कम किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड।
दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, है ना। व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दही बनाता है, टर्न्स लिखते हैं, कन्वर्ट की जगह टर्न्स लिख देते हैं, टर्न्स इनटू कर्ड, दही, इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये ध्यान रखना है, दही में क्या हो गया? लैक्टिक एसिड, इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, सो पीएच ऑफ कर्ड, एसिड है तो डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, है ना। बस इतना ही लिखा है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज व्हेन इट टर्न्स इनटू कर्ड? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, सो pH of curd will decrease, will लिख देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखिए दूध का क्या है। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट्स द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? आपको मालूम होना चाहिए बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, इट इज अल्कलाइन इन, बेसिक इन नेचर। जब आप किसी चीज को, बेसिक चीज को किसी में डालते हो तो उसका पीएच क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब पीएच एसिडिक होता है, यानी थोड़ा सा कम होता है, जैसे मिल्क का पीएच कितना होता है? 6, तो इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? दूध को खराब। जब ये अल्कलाइन हो जाता है तो वहां पे बैक्टीरिया डेवलप होने के चांस क्या हो जाते हैं? कम। इस वजह से मिल्कमैन दूध खराब नहीं हो, फटे नहीं, बैक्टीरिया डेवलप ना हो, तो इसके लिए वो क्या ऐड कर देता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हिंदी में मीठा सोडा बोला जाता है या बेकिंग सोडा बोला जाता है। घरों में भी बहुत बार यूज किया जाता है इसे। गर्मी के सीजन में अगर दूध उबालने में देरी हो गई है, आप बाजार से लेकर आए हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, दूध फटता नहीं है। क्योंकि पीएच क्या कर दिया हमने? शिफ्ट कर दिया कहां की तरफ? मोर पीएच, यानी अल्कलाइन की तरफ। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। आंसर देखिए, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम बैक्टीरिया easily develop and they produce in acidic medium bacteria easily develop and they, बस इतना ही लिखते हैं, develop to prevent milk from क्या लिखेंगे? In acidic medium bacteria easily develop to prevent and they, yeah, and they खट्टा कर देते हैं। They so to prevent this, a small amount of baking soda, formula NaHCO3, is added in fresh milk
So pH of milk increases and bacteria will not develop and milk will not so खट्टा नहीं होगा। ओके क्योंकि हमने क्या किया, बैक्टीरिया कौन से मीडियम में डेवलप होते हैं, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक से अल्कलाइन कर दिया, बैक्टीरिया डेवलप होगा नहीं, इसलिए दूध खट्टा नहीं होगा। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। देखिए मिल्क से आपको दही, दूध से आपको दही बनाना है, मिल्क से कर्ड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच चेंज, है ना। तो पीएच चेंज करना पड़ेगा, तो पीएच चेंज करने में क्या लगेगा, टाइम, और इसलिए यही टाइम लगता है कि दूध से दही बनने में एक लंबा समय लगता है। व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड turns into curd, it will reduce pH of milk will change. pH of milk is 6. First it neutralize and then pH decreases due to formation of lactic acid. Due to formation of lactic acid. So it will take time. So it will take long time. Okay. Now question number 13. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Explain why. क्या होता है plaster of Paris? CaSO4.12H2O. It is hygroscopic in nature. It absorbs moisture from environment or convert into a solid substance or settle down. So प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर सही रखना है तो हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर इसे डाल के रखना होगा। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या बोलते हैं? पीओपी। क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4.12H2O. It is hygroscopic in nature. It is hygroscopic. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट इन नेचर, सो इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट। एंड convert into a solid substance CaSO4.2H2.
CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या करेगा 1.5 H2O से ऐड करेगा। ये कहाँ से आया? मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट, और ये तो POP है ही है, तो ये क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, इट इज जिप्सम। अगेन जिप्सम इज ऑल्सो हाइग्रोस्कोपिक, और ज्यादा एनवायरमेंट से ये क्या करने वाला है? मॉइस्चर को अटैक, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला है। सो इट विल स्टोर, POP विल स्टोर इन, will नहीं, should, POP should stored in moisture proof container. Now question number 14, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो बातें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ base, it will produce salt and water. It is neutralization reaction. इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी शॉर्ट में लिखे एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल हम देखेंगे। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। याद रखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो हमें ध्यान रखना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे प्लस हीट और कर देंगे। वाटर को लिख देते हैं H2O, वाटर को लिख दिया मैंने H2O और प्लस हीट, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी एसिड और बेस, एसिड HCl, बेस NaOH, बनाएगा क्या? NaCl, और क्या बनाएगा? वाटर। और देखिए H2SO4, और साथ में ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, KOH ले लेते हैं, KOH ले लीजिए, ये क्या बनाएगा? K2SO4 बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा? वाटर। बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। H कितना है? 2, H है 2, SO4 1 है, यहाँ पे ये हो गया 2, K2 है, तो यहाँ पर वाटर कितना बनेगा? H यहाँ पे कितने हुए? 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ये एसिड, ये दोनों एसिड, ये दोनों बेस, ये दोनों सॉल्ट, और ये वाटर, और साथ में प्रोड्यूस होगी बहुत सारी हीट, लॉट ऑफ हीट। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। है ना, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है, ये एक लाइन डालते हैं हम। एक साइड लिखेंगे वॉशिंग सोडा, दूसरी साइड में लिखेंगे हम बेकिंग सोडा। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या होता है फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का? Na2CO3.10H2O। कहां पे आएगा?
in laundries या for cleaning of cleaning clothes, ठीक है, पहला यूज। दूसरा यूज कहाँ किया जाता है, यानी लॉन्ड्री के अंदर किया जाएगा गंदे कपड़ों को, तो यहाँ डर्टी क्लोथ्स कर देते हैं, क्लीनिंग ऑफ डर्टी क्लोथ्स। ठीक है, दूसरा क्या किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट इन इंडस्ट्रीज, ऐस कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसे काम में लिया जाता है। नाउ बेकिंग सोडा, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, अभी हमने देखा NaHCO3.2H2। क्या यूज है इसका, फर्स्ट यूज इन बेकरी, बेकरी के अंदर यूज करते हैं। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं हम, एज एंटासिड, यानी अगर कभी हमें एसिडिटी हो जाए तो एंट एसिड की तरह भी हम इसे यूज करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे इनके यूज है, बट ये बहुत कॉमन यूज है बेकिंग सोडा का फ्लफी बनाने के लिए बेकरी के अंदर, जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, इसमें अगर आपको जाली जैसा बनाना हो, केक है, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। घरों में भी इसको यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, Na2CO3। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, ये यूजफुल रहेगा आपको, इससे आपका कंटेंट जो है या चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इससे आगे के चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।